हेलो डियर फ्रेंड्स। हाल ही आरपीवीटी का रिजल्ट घोषित हुआ जिसके अंदर उत्कर्ष के बहुत सारे विद्यार्थियों ने परचम लहराया है। उसी में से आज हमारे साथ लोकेश कुमावत है जिन्होंने आरपीवीटी के अंदर 68 रैंक हासिल की। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी रणनीति क्या थी, इन्होंने तैयारी कैसे की और पूरी जर्नी कैसे रही। तो सबसे पहले लोकेश कुमार जी, आपको आपकी सफलता के लिए हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। अपना अपना परिचय दीजिए बेटे। सर मेरा नाम लोकेश कुमावत है और मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के गंगापुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। और मैंने आरपीपीटी 2025 का एग्जाम दिया था जिसके अंदर 68 रैंक मेरी आई थी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आपने जब मेडिकल लिया था 11th क्लास के अंदर, तो आपका ड्रीम क्या था? क्या वेटनरी डॉक्टर सर बनने का? पीसीबी वाले सर पीसीबी वाले स्टूडेंट का ड्रीम एमबीबीएस ही होता है सबसे पहले तो। पर नहीं हुआ था, बॉर्डर लाइन पे आके रुके थे, कुछ और भी कारण हुए थे। तो मन में तो था ही कि किसी भी चीज में सेवा तो करनी है ही है। इस वजह से चाचा जो थे हमारे, उन्होंने हमको थोड़ा मोटिवेट किया और ये एग्जाम के बारे में पता चला तो हमने एग्जाम फिर दिया था। अच्छा, आपकी सफलता के अंदर उत्कृष्ट टीम का कितना सहयोग रहा बेटे? हाँ सर, बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान रहा उत्कर्ष क्लासेस का। लास्ट टाइम पे जब बच्चे को लगता है कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, उन सब चीजों को कहाँ से एडजस्ट करूं, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो यूट्यूब पे उत्कर्ष क्लासेस की जो वीडियो थी, उनसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। और फिजिक्स के भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने वहां से देखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जो उत्कर्ष पे हमने मैराथन क्लासेस ली थी, टेस्ट सीरीज ली, उनमें से कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, एग्जाम ओरिएंटेड दिखे? हाँ सर, बिल्कुल बहुत सहायता मिली थी। जैसे ही हमने पेपर वहां पर दिया था तो कुछ ऐसा नया लग ही नहीं रहा था कि कुछ नया हो। ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये तो उस सर ने करवाया था क्लास में, ये तो मैंने वहाँ पढ़ा, ये तो मैंने वहाँ पढ़ा, तो सारी चीजें नॉर्मली लग रही। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी तैयारी करता है, तो आपने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए तैयारी के दौरान? सब चुनौती यही थी कि सबसे पहले तो किसी भी स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जो भी परिस्थिति है उसका डट के सामना करना चाहिए, जो भी चीजें है उनको समझना चाहिए। और जैसा भी कंडीशन है उस कंडीशन में वो अपने आप को अडेप्ट कर लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपकी काफ़ी लंबी जर्नी थी, इस दौरान आप कई बार डीमोटिवेट हुए होंगे, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? और आपके जो सर जब हाँ। जैसा मेरे को डिमोटिवेट जैसा फील होता था, तो मैं अपने दोस्तों से, अपने माता पिता जी से या चाचा वगैरह, इन सबसे मैं बातें किया करता था, उन चीज़ों को शेयर करता था। तो कहीं ना कहीं मुझे वहां से कोई प्लस पॉइंट मिल जाता था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को कर लेता था। तैयारी के दौरान कभी आपको लगा नहीं कि अब मेरे से होगा नहीं, बस मैं छोड़ दूं? नहीं लगा तो था, लेकिन काफी सपोर्ट भी किया था फैमिली वालों ने कि कर लेंगे। तो फिर हमारे अंदर भी ये रहता है कि भाई, डॉक्टर डॉक्टर होता है, डॉक्टर बनना एक जुनून था, तो फिर करना तो है ही। तो जब नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका वेटनरी की तरफ कब रुख किया आपने, और कब आपने मन बनाया कि अब मुझे इन बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए? सर जब रिजल्ट आया था, सॉरी, जब एप्लीकेशन फॉर्म आए थे नीट के, तब मैंने उसको फिल किया था। तो उसके साथ कुछ ही मंथ बाद आरपीवीटी के भी आए थे। तो जो मेरे चाचा थे वो अभी बीकानेर कॉलेज में हैं, तो उन्होंने मेरे को इस चीज के बारे में बताया कि एक अपना सेकंड ऑप्शन भी लेके चलना है, ताकि चीजें आगे जाके सही रह सके। तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की, और जो लास्ट 2022 में जो आरपीवीटी का एग्जाम हुआ था, तो वहां से भी मैंने अपने जानकारी प्राप्त की रही कैसी क्या चीजें होती है। तो इस वजह से फिर मैंने फॉर्म जो है वो भरा था। और एनिमल लवर तो है ही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका रूटीन क्या था, डेली आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आप कौन कौन सी बुक फॉलो करते थे? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आपको देखेंगे यूट्यूब पे, तो ताकि उनको भी हेल्प हो। तो आपने प्रैक्टिस कहाँ से की, बायोलॉजी कहाँ, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? तो इस थोड़ा डिटेल में बताइए सब्जेक्ट वाइज। सर मैं रोज लगभग 7 से 8 घंटे स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी। सुबह के टाइम भी स्टडी करता था और रात के टाइम स्टडी करता था। दोपहर के टाइम जो है वो ज्यादातर मेरा सोने का टाइम हुआ करता था। और मैंने स्टडी के लिए सबसे पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंतर्गत तो मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था, ब्लाइंडली फॉलो किया था एनसीईआरटी को। मैंने ये सोच रखा था कि एनसीईआरटी से आएगा तो मेरे से होगा, और नहीं आएगा तो मेरे से नहीं होगा। और फिजिक्स के लिए जो नोट्स थे वो नोट्स पढ़े थे मैंने, और अपनी कोचिंग जो भी थी उनसे उनके मॉड्यूल थे
उनकी सवाल प्रैक्टिस की थी, और लास्ट टाइम पे फिर मैंने उत्कर्ष क्लासेस का सहारा लिया था। और उत्कर्ष क्लासेस से मैंने जो वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, मैराथन वाली, जागृता वाली। और सर बायोलॉजी में जो है वो रोज क्वेश्चन भेजते थे सर, 20 20 25 25 क्वेश्चन रोज बनाते थे, वीडियो भेजते थे। तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया, उनको देखा, उनको समझा कैसे क्या प्रोसेस होती है। तब जाके काफी ज्यादा नॉलेज हो गई, तो इस वजह से। बिल्कुल। कभी तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके घर के अंदर आपके लिए सबसे मोटिवेशन कौन था, कि जब आपको लगता था कि अब मेरे से नहीं होगा, तो आप किससे बात करते सबसे पहले? सर मैं मेरे भाई से बात करता था, बड़े भाई से। बड़े भाई से बात करते थे। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था और उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया? सर मुझे स्टार्टिंग में सबसे डिफिकल्ट जो लगता था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई चीज छूट जाती है तो फिर आगे का प्रोसीजर समझ में नहीं आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने शुरुआत में यही था कि मेरा बंक हो गया था कुछ चीजें, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ 1 से 1.5 साल तक रही थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन फिर मैंने उनको समझा, उनको पढ़ा, उनको और अच्छे से उनको रफ कॉपी में निकाला, उन चीजों को लिख लिख के याद किया। तो काफी जाके फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत मजबूत हुई, और इतनी मजबूत हुई कि नीट के अंतर्गत और आरपीवीटी के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती, समझ में नहीं आती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चा उस पर टाइम नहीं देता, कि मन के हारे। जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे आपका क्या ड्रीम है वेटनरी के बाद? पीजी करने का, या फिर वेटनरी ऑफिसर बनने का, या फॉरेन जाने का? आपने क्या सोचा अभी? सर सबसे पहले जो ड्रीम है वो है गवर्नमेंट जॉब लगने का, वेटरनरी ऑफिसर। ऑफिसर बनने का आपका ड्रीम है। जब आपका रिजल्ट आया तो आपने सबके पहले किसको बताया कि मेरी इतनी रैंक आई है? सबसे पहले मैंने अपने भाई को बताया, इसके बाद माता पिताजी को बताया, और फिर चाचा के साथ शेयर किया। क्या रिएक्शन था आपके पेरेंट्स का? सारे पेरेंट्स वगैरह सब खुश थे, और सभी ने मुझे बधाइयाँ भी दी थी और प्राइजेस भी दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारे विद्यार्थी आपको देखेंगे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो उनके लिए, कि जो तैयारी कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से, किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं जो अभी आरपीवीटी का एग्ज़ाम देंगे 26 के अंदर, उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहते हो? सर जो भी आरपीपीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, फ्रेशर फ्रेंड है, उनको यही कहना चाहूंगा कि उत्कर्ष क्लासेज जो है उनका कोर्स ले, और उनके टेस्ट सीरीज है उनको ज्वाइन करो, उनको ब्लाइंडली फॉलो करे। अन्य किसी चीज के बारे में जो है जानने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कर रहा है। अपना एक कोचिंग लिया उत्कर्ष क्लासेज, उसी से पढ़ना और एंड तक उसी के साथ रहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। तो इसका आपने कैसे सदुपयोग किया और कैसे आपने डिस्ट्रैक्शन से आप बचे? क्योंकि बहुत बहुत सारे विद्यार्थी कंसंट्रेट कर ही नहीं हाँ पाते, सर। कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो आपने कैसे मतलब अपने आप को फोकस किया कि हाँ ये मेरे लिए बेटर है और इसको मैं करूँगा? हाँ जी सर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये जो भी सोशल मीडिया के ऐप्स है, इनमें भी काफी टाइम बर्बाद होता है, मेरा भी हुआ था। लेकिन मैंने चीजों को समझा और मैंने देखा कि पढ़ाई से फोकस इन चीजों से दूर होता जाता है। तो मैंने इन चीजों को अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। जब तक मैंने सोचा जब तक मैं कुछ कर ना लूँ तब तक मैं इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तो इस और मैंने अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखा ताकि मैं किसी और चीज के बारे में सोच ना सकूं। ओनली पढ़ाई के लिए बिजी रखा, पढ़ाई के लिए सोचता था क्या आगे क्या करना है, कैसे करना है, कल क्या करना है, आज क्या पढ़ा, वो सारी चीजें बस यही दिमाग में चलती रहती थी। अच्छा, जब आप पढ़ाई करते थे थक जाते तो आपकी हॉबीज़ क्या थी? आप क्या करते थे? गाने सुनते थे, या फिर टाइम जब पढ़ते पढ़ते अपन थक जाते हैं मेंटली, तो अपने आप को रिफ्रेश कैसे करते थे? सर रिफ्रेश करने के लिए सॉन्ग भी सुनता था और क्रिकेट भी खेलता अच्छा, क्रिकेट भी खेलते थे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि सर हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप कैसे इसको सबको बैलेंस करते थे? याद नहीं रहता, तो आपने कैसे इसको सबको बैलेंस किया? था। सर याद नहीं रहता, उसका तो सबसे बड़ा इशू यही है कि जो भी चीज आपको कठिन लगे, जो भी याद रखने में दिक्कत हो, उनको लिख लिख के अगर आप याद करोगे तो एकदम जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, और उन चीजों को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी रिवीजन करो लिख लिख के याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी चीजें काफी लॉन्ग टाइम तक जो है वो दिमाग में चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको रिवीजन की क्या रणनीति थी आपकी? रिवीजन सर, जैसे अगर मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो उस चीज को मैं नहीं पढ़ता ज्यादा।
स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो मैं उसको एनसीईआरटी से एक बार देख लेता था, बस। लेकिन जो वीक पॉइंट थे जो मेरे, उनको मैं क्लासेस लेता था, और क्लासेस लेने के बाद फिर उन पे जो है वो वर्क करता था, उनको रफ कॉपी में जो है वो वर्क करता था उन पर। अच्छा, एनसीईआरटी का कितना रोल है आरपीवीटी के एग्जाम के अंदर, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे सर, बायोलॉजी हो? केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी आता है, जब मतलब यूं मान के चल सकते हैं सर, 90 to 95% एनसीईआरटी आता है टोटली। अगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद है, उसकी साइंटिस्ट भी याद है, या फिर उसकी जो पीछे दे रखा होता है वो सब कुछ याद है आपको एनसीईआरटी का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिजिक्स के लिए ये होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जितने जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप कर सकते हो उतने ज्यादा फिजिक्स में कीजिए, तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो सहायता मिलेगी। और एनसीईआरटी फिजिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चन दे रखे होते हैं, अगर वो कर लिए हैं तो फिजिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए, और थ्योरी के लिए बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री की। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। अब मैं ये जानना चाहूँगा, जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तो एग्ज़ाम के दौरान आपके माइंड में क्या चल रहा था कि इस बार भी काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था कि क्या मैं एग्ज़ाम के दौरान अपने आप को कैसे आपने रिफ्रेश रखा, मोटिवेट रखा? जी सर, काफी टाइम हो गया था मुझे तैयारी करते हुए, तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। एक साल और करने की हिम्मत जो है वो नहीं थी, लेकिन फिर बिल्कुल भी बिल्कुल। मैंने ये सोचा कि लास्ट एग्जाम है, जो होगा वो देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा कर लेंगे। लेकिन अपना जो है वो 100% देना हमको एग्जाम में, और किसी प्रकार क्वेश्चन को लेकर या किसी चीज को लेकर डिमोटिवेट नहीं होता। अपने आप को जो है वो संयम में रखना है और देखना है कि अगर दो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो तीसरा जरूर होगा, चौथा जरूर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे एग्ज़ाम के दौरान कि आउट ऑफ एनसीईआर जो आपका सिलेबस था उससे बाहर थे, रिलेटेड टॉपिक से थे, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? उस टाइम पैनिक हुए या फिर उसको स्किप कैसे किया आपने? हाँ सर, वो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चंस को ऐसे किया था। मैंने उनके बारे में सोचा कि क्या क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, उन ऑप्शंस को पढ़ा अच्छे से। इसके बाद में जो सिलेबस में है उस चीज से मैंने उन चीजों को रिलेट किया। तब जाके मुझे अगर आंसर लगा कि हाँ ये ठीक है, तो मैंने किया, और वरना मैंने उन क्वेश्चन को छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी काफ़ी लंबी जर्नी है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई समय कि आपको आज भी रिग्रेट है कि आपने वो गलती की, इस वजह से इतना लंबा टाइम लग गया? कोई ऐसा पॉइंट हाँ सर, है। जिससे आपको लगा है कि सर, नीट नीट का एग्जाम दिया था, लास्ट ईयर जो एग्जाम दिया था उसमें था वीक पॉइंट। क्योंकि पेपर जो था वो काफी इजी था, मुझे पता था, सबको पता पेपर इजी था। लेकिन फिजिक्स के अंतर्गत मुझसे गलती हुई, मैंने उसको रिग्रेट भी करता हूँ मैं। क्योंकि सर काफी सरल पेपर था फिजिक्स का, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम, तो मेरे से नहीं हो पाया। हम्म और हम्म काफी क्वेश्चन गलत भी हुए थे फिजिक्स। हम्म। अच्छा, फिजिक्स के अंदर आपको रिग्रेट है कि आपने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए है ना, ज़्यादा करने थे। यस सर। बिल्कुल, पिछली बार भी आप बॉर्डर लाइन पे आके रुक गए, तो फिर आपको अपने आप ने वापस 1 साल के लिए कैसे आप मोटिवेट हुए कि मुझे अब करना चाहिए एक बार दोबारा तैयारी, क्योंकि अच्छे नंबर थे आपके पिछली बार भी? सर, लास्ट ईयर ही मैंने सोच लिया था कि मेरे को कहीं जाना नहीं है, मेरे को जो है वो अपना इससे किसी आयुर्वेदिक कॉलेज या फिर कोई और होम्योपैथिक कॉलेज में लेके अपना एडमिशन करवा लेना है। लेकिन फिर जो मेरी मम्मी जी थी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एक साल और तैयारी कर ले, अगर एमबीबीएस में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जितने नंबर तुम्हारे इस बार आए अगली बार भी उतने तो आएंगे ही, उससे ज्यादा ही आएंगे, तो बिल्कुल और अच्छा कॉलेज तुमको दिला देंगे। बिल्कुल, तो हर इस बार। वजह से मैंने सोचा कि चलो, बिल्कुल, चलो एक साल और तैयारी कर लेते अक्सर यदि बच्चा ड्रॉप लेके तैयारी करता है और मेहनत करता है, तो ये बात फैक्ट है कि हर बार उसको एक अच्छा मौका मिलता है। तो जो विद्यार्थी यदि 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉप लेने से डरो मत। मैं तो यही कहूँगा, यदि आप 1-2 ड्रॉप लेते हो तो आपको एक बेटर ऑप्शन ही मिलता है। क्या इसका आपके हैं। जी क्या सर। मानना है इसके बारे में? जी सर, मिलता है अगर आप 100% अपना दोगे, बिल्कुल और बिल्कुल सोशल मीडिया और कुछ रेस्ट्रिक्शन चीजों से दूर रहोगे, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप अब आपकी सफलता को मैं बोलूं कि आपको एक शब्द में बताना है, तो आप क्या बताओगे? सर, इम्पॉसिबल को पॉसिबल, इम्पॉसिबल को पॉसिबल। मेरे लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक एवरेज विद्यार्थी थे या फिर आप 11th-12th में भी एक टॉपर विद्यार्थी रहे हो? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं डाउट सर, होता है कि सर ये बड़े बड़े एग्ज़ाम 11th-12th जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वही कर पाते हैं, तो ये क्या सही बात है? 11th-12th में मैं एवरेज ही था।
और 12th तक तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं नीट की तैयारी की तो मेरे को नीट का एन भी पता नहीं था क्या कैसे सिस्टम होता है। लेकिन फिर चीजें सीखने लगे, धीरे धीरे समझने लगे क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है। तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है। तब अपने आप सारी चीजें जो है वो दिमाग में आती रहती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, उत्कर्ष के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट क्लासेज है उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। उसकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है और काफी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो उसी चीज को ब्लाइंडली तरीके से वो जो फॉलो करना और अपने एनसीईआरटी को अपने साथ रखना। ठीक है बेटे, आपको ऑल द बेस्ट, और भगवान से दुआ करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही झंडे गाड़ते रहे और आपको अपना जो ड्रीम कॉलेज है वो मिले, और ऐसे ही आप बेजुबानों की सेवा करते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जी सर, थैंक यू।